नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं नगमा। रूस और यूक्रेन फ्रंट पे एक सकारात्मक शुरुआत हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता से एक अच्छी खबर आई है और ये खबर रूस की न्यूज एजेंसी रिया नोवोस्ती के जरिए आई है कि रूस अपने हमलों में कटौती करने के लिए तैयार है। रूस की तरफ से उसके डेप्यूटी रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके शहर चेर्निहिव पर अपने हमले में भारी कमी लाएगा। यूक्रेन की तरफ से वार्ताकार डेविड आर्केमिया ने कहा है कि ऐसे हालात हो गए हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सीधी मुलाकात हो सके। यूक्रेन ने रूस की एक शर्त मान ली है कि वो सुरक्षा गारंटी के बदले एक न्यूट्रल पोजीशन रखेगा, यानी यूक्रेन किसी भी सैन्य गठजोड़ जैसे कि नेटो में शामिल नहीं होगा, साथ ही मिलिट्री बेस के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। रूस के रक्षा मंत्री ने डेप्यूटी रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि रूस की सैन्य कार्रवाई को कम करने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा बढ़े और आगे की बातचीत में मदद मिले। लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मांग है कि यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन और डीनाज़िफिकेशन हो और डोनाबास और क्राइमिया को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता मिले। वो यूक्रेन का हिस्सा नहीं है। यूक्रेन ने सुरक्षा गारंटी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी सिस्टम की भी मांग की है, जिसमें गारंटी देने वाले देश नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर गारंटी देंगे। इजराइल, पोलैंड, कनाडा, तुर्की सिक्योरिटी गारंटर बने और इस सूरत में अगर फिर हमला हो तो गारंटर देश जो हैं वो 3 दिन में कूटनीतिक दखल देंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक अब तक 10 मिलियन लोगों ने अपने घर छोड़े हैं, विस्थापित हुए हैं और 20,000 लोग यूक्रेन में आम नागरिक मारे गए हैं। लेकिन आज के इस ऐलान ने उम्मीद जगाई है और ये सवाल खड़ा किया है कि क्या ये जो है वो जंग के अंत की शुरुआत है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक स्कंद तायाल। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। रूस और यूक्रेन के मद्देनजर बहुत दिनों के बाद एक अच्छी खबर आई है कि कुछ डी एस्केलेशन की बात है और रूस अपने आक्रमण में कमी के लिए तैयार हो गया है। जो इसके मुख्य टेक अवेज हैं वो आप कैसे देख रहे हैं कि रूस हमले कम करेगा, यूक्रेन जो है वो न्यूट्रल स्टेटस रखेगा, उसका डीमिलिटराइजेशन हो, उसका डीनाज़िफिकेशन हो, शायद पुतिन ये कह रहे हैं, किसी सैन्य गठबंधन में वो शामिल ना हो। क्या दोनों देशों के लिए इसमें आपको लग रहा है कि अब तक हासिल है? मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो शुरू में अपने 3 उद्देश्य बताए थे वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं या उस करने की दिशा में बहुत प्रगति हुई है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने पब्लिकली कहा है कि वो न्यूट्रल रहेंगे। दूसरा, क्रीमिया रशिया का पार्ट वो मान ले, वो उस पर बातचीत चल रही होगी, अभी पब्लिकली नहीं कहा है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने। पर दोनबास रीजन क्या यूक्रेन का पार्ट रहेगा स्पेशल स्टेटस के साथ या इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उस पर भी बहुत बातचीत चलेगी। पर ये बड़ा क्लियर है कि कम से कम स्पेशल स्टेटस उसका रहेगा और जो कुछ और जो टेरिटरी रशिया ने हासिल कर ली है, अज़ोव सिटी, मारियोपोल, पूरा जो लैंड रूट है क्रीमिया से डोनबास होता हुआ रशिया की तरफ, उस पर क्या कुछ बातचीत होगी। ये तो मैं समझता हूँ कि इस पर 2 चीजें देखनी चाहिए जी। कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ये बिल्कुल अब क्लियर हो गया है कि वेस्ट से उन्हें किसी चीज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और रशिया के साथ कुछ समझौता कर लेना चाहिए और रशिया की जो कोर कंसर्न्स हैं उन पे उनको कंसेशन देना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। दूसरा, कभी भी राष्ट्रपति पुतिन ने यह नहीं कहा कि वो कीव पे कब्जा करना चाहते हैं जी। तो ये तो वेस्ट कह रहा था कि वो कीव पे हमला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब प्रोपेगेंडा था। ये तो एक दबाव की नीति थी जो राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर दबाव डालने के लिए किया, क्योंकि उनकी फौजें देखिए 30 किलोमीटर बाहर कीव के खड़ी रही 30 दिन तक, 25 दिन तक, तो उनका ये कभी उद्देश्य नहीं था। तो उनके जो उद्देश्य, अब जो बात जो सबसे बड़ी आती है सिक्योरिटी गारंटीज की आती है,
देखिए, यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी कौन दे सकता है? वो कभी रशिया स्वीकार नहीं करेगा कि वो सिक्योरिटी गारंटीज के रूप में जो पार्ट यूक्रेन का यूक्रेन वासियों के पास ही रहेगा या प्रेसिडेंट जेलेंस्की के अंतर्गत रहेगा, उसमें नाटो का कोई दखल हो, बिल्कुल वो नहीं मानेगा। और देखिए, कोई भी एग्रीमेंट हो, उसका क्या रूप होता है, एक द्वितीय विश्व युद्ध में जी जी, मैं ये समझना चाहती हूँ थोड़ा सा, और जो आपने अभी बात कही सिक्योरिटी गारंटी वाली, जो यूक्रेन की मांग है कि सिक्योरिटी गारंटी उसे दी जाए इसके एवज में, अगर वो रूस की शर्तें मान रहा है तो, और गारंटर वो देश बने, और जो गारंटर देश होंगे वो किसी भी हमले की सूरत में 3 दिन में कूटनीतिक दखल देंगे। ये भी अहम है कि ये कूटनीतिक दखल होगी, यानी कि कुछ सिक्योरिटी गारंटी की भी बहुत ज्यादा गारंटी इसमें ऐसी नहीं मिल रही है। लेकिन आपने जैसा कहा कि कौन बनेगा ये गारंटर, तो आखिर यूक्रेन को इसमें ये जो बातचीत हुई है क्या हासिल हुआ है? रूस के तो जो कुछ आपने बताए लक्ष्य जो थे, वो ज्यादातर उनकी जो मोटी मांगे थी वो एक तरह से पूरी होती दिख रही हैं। तो यूक्रेन को क्या अब पता चल गया है कि उसे कुछ कोई और मदद मिलनी नहीं है, तो किसी भी तरह से वो इन शर्तों को माने, और जो ये मांगे रख रहा है सामने, क्या किसी सूरत में उसे वो मिल पाएगी उस तरह की गारंटी? देखिए, अब जो वास्तविकता है, यूक्रेन एक डिफीटेड पार्टी है, यूक्रेन एक कमजोर पार्टी है रशिया के खिलाफ। तो उनको रशिया के साथ जितना अच्छा एक बार्गेन वो ले सकते हैं उसी का प्रयत्न करना चाहिए। ये सब नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स हैं, और इसमें अंत में क्या रूप निकलता है वो देखना होगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की तरह शायद 2 देश ही बन जाए वहां पर, तो इसको अभी कहना मुश्किल है। पर जैसा भारत ने हमेशा कहा है कि युद्ध विराम हो और आगे जान माल का नुकसान ना हो, शायद कुछ स्थिति उस तरफ बढ़ रही है। पर रियलिटी ये रहेगी कि क्राइमिया और दोनबास रशिया के बहुत इन्फ्लुएंस में रहेंगे। अगर मतलब रशिया के पार्ट ना बने, पर तब भी बिल्कुल रशिया के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, और यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेट का रोल स्वीकार करना पड़ेगा। तो रशिया के ऑब्जेक्टिव सब मीट हो रहे हैं, बाकी सब डिटेल की बात है कि यूक्रेन कितना हासिल कर सकता है अपनी सॉवरेनिटी बचाने के लिए। जी जी, शुक्रिया आपका स्कंदर दयाल इस बातचीत के लिए, समझाने के लिए कि जो बातचीत हुई है वो एक तरह से युद्ध के खात्मे की शुरुआत जरूर मानी जा सकती है, अगर रूस इस बात के लिए तैयार हुआ है कि वो अपने आक्रमण में कमी लाएगा। और मोटे तौर पर जो रूस की मांगे थी वो एक तरह से स्वीकार होती दिख रही हैं किसी न किसी सूरत में। तो ये इस समय एक अच्छी खबर आ रही है कम से कम कि यूक्रेन पर जो हमला था रूस का चल रहा है अभी भी, उसमें कमी लाई जाएगी। और प्राइम टाइम में दूसरी खबर पर नजर डालते हैं और बात करेंगे हम एक ऐसे बिल की जिसे मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश किया है, लेकिन इस बिल को लेकर एक विवाद है। विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि बिल अगर पास हो गया तो पुलिस को ही गिरफ्तार या दोषी लोगों के फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स लेने का अधिकार मिल जाएगा। ये बिल है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, यानी कि दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022। बिल पेश करने वाले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने दलील दी है कि मौजूदा कैदी पहचान अधिनियम 1920 में बना था और अब ये 102 साल पुराना है। इस कानून के तहत सिर्फ हाथ और पैरों की उंगलियों के निशान लेने का प्रावधान था, लेकिन दुनिया में अब काफी वैज्ञानिक तकनीकी बदलाव आ गए हैं, अपराध और उसके तरीके काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में ये बिल हमारी जांच एजेंसियों की न सिर्फ मदद करेगा बल्कि इससे सजा दिलाने में भी ज्यादा मदद मिलेगी। दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं बढ़ी हैं और पूरी दुनिया में जो अपराधियों को और अपराध करने का ट्रेंड बढ़ा है उसके अनुसार इसको विस्तारित करने की आवश्यकता थी। और इसीलिए दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 हम लेकर के आए हैं, जिसमें न केवल जो प्रक्रिया है मेजरमेंट की उसको विस्तार देने का काम किया गया है, उसके साथ साथ उसकी श्रेणियों में भी वृद्धि हो उसका भी हमने काम किया है। तो सरकार इस बिल को आज के हालात में सही ठहरा रही है, विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। उसकी दलील यह है कि बिल नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। विरोध की अगुवाई कर रहे कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 20 के
उप अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है और इसके पास होने से नागरिकों की गोपनीयता का अधिकार खतरे में पड़ जाएगा, जो राइट टू प्राइवेसी है। मनीष तिवारी ने कहा कि सदन को सबसे पहले इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या सरकार के पास ये विधायी अधिकार है कि वो ऐसे विधेयक को पेश करे जो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही चोट करता हो, और क्या इस सदन के पास ऐसे गैर कानूनी विधेयक पर विचार करने का अधिकार है। तमाम विपक्षी दलों ने इस विधेयक को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। मैं भी पर्सनली अपोज करने का नोटिस दिया था, लेकिन 6-7 लोग बात किए तो स्पीकर और नहीं चाहता था। लेकिन मैं जो कहना चाहता था कि इसमें 3-4 बड़े प्रॉब्लम है इस बिल में, जो आपने सुना पार्लियामेंट में कि बहुत सारे ज़्यादा इंट्रूजन कर रहे हैं हमारे, सिर्फ उंगली के फिंगरप्रिंट्स नहीं, लेकिन बहुत दूसरी चीज़ें डीएनए वगैरह सब ले सकते हैं। ये सब क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो सीआरपीसी में, जब से सीआरपीसी बनी है तब से चल रहा है। हाँ, टाइम टू टाइम कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वक्त के साथ, जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, एडवांसमेंट हो रहा है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसमें उनका रेटिना का वो लेना, बायोमेट्रिक लेना, ये सब दिस इंटरफियर्स विद द इंडिविजुअल डिग्निटी। ये जो बोला गया कोई अरेस्ट होने से उसको बायोलॉजिकल सैंपल्स या ब्रेन मैपिंग का रिपोर्ट पुलिस के पास रहेगा और वो बहुत दिन तक प्रिजर्व होगा, ये खराब है, अधिकार के खिलाफ है, इसलिए हम विरोध किया था। मानवाधिकार से जुड़े जानकार भी इस विधेयक को मानवाधिकारों का उल्लंघन बता रहे हैं। कल तो किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जो लोग बिल्कुल इनोसेंट होते हैं उन लोगों को भी जेल में डाल देते हैं। ऑपोजिशन चाहे जितना भी विरोध करे, ना तो कोई डिस्कशन हो पाता है, ना ही बिल को सेलेक्ट कमेटी में या स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है, और जो ये सरकार चाहती है सब धड़ाक से पास हो जाता है। जो नया कानून अभी पेश किया गया है सीआरपीसी अमेंडमेंट में, जिसमें बायोमेट्रिक का डेटा लिया जा सकता है, उसको ज़रा संविधान के नज़रिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि संविधान के तहत में ये कानूनी सही है कि नहीं। दरअसल ये बिल कैदी पहचान अधिनियम 1920 की जगह लेगा, जिसके तहत हाथ और पैर की उंगलियों के निशान लिए जाते थे और दोषी या मैजिस्ट्रेट के आदेश पर गैर दोषियों के फोटो लिए जा सकते थे। 1920 के अधिनियम में जैविक नमूने लेने का प्रावधान नहीं था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बाद में विकसित हुई। नई तकनीक और समय के साथ अपराध के तौर तरीकों में आए बदलाव की वजह से ही सरकार नए बिल को जरूरी मान रही है। दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक के तहत पुलिस और जेल अधिकारी आरोपी के फिंगर और फुटप्रिंट ले सकेंगे। रेटिना, बायोमेट्रिक, साइन, हस्तलेख के नमूने ले सकेंगे। जैविक नमूने भी लिए जा सकेंगे। एहतियातन हिरासत में लिए गए लोगों के भी नमूने लेने का अधिकार पुलिस को होगा। नमूने देने से इनकार करने पर आईपीसी की सेक्शन 186 के तहत सजा होगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऐसे डेटा को 75 सालों तक संरक्षित रखेगा, लेकिन किसी के कोर्ट से बरी होने के बाद यह डेटा मिटा दिया जाएगा, ये सरकार कह रही है। सरकार का दावा है कि इस बिल के तहत अपराध के मामले में अभियुक्तों के आधुनिक तरीके से नमूनों को लेने का दायरा बढ़ जाएगा और अपराध करने वाले व्यक्ति की पहचान करना और आसान होगा। इससे जांच एजेंसियों को आपराधिक मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी और ज्यादा दोषियों को सजा दिलाई जा सकेगी। सरकार की यह भी दलील है कि इस बिल में मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के प्रावधान हैं। हमारे साथ जुड़े हैं इस पर चर्चा के लिए बीजेपी के नेता महेश वर्मा, हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं उदय आदित्य बैनर्जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार और विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। तो महेश जी, आप पहले बता दें, आपसे जानना चाहेंगे औचित्य इस बिल का, क्या फायदा इससे होता दिख रहा है? देखिए नकबा जी, हमारे जो विरोधी मित्र हैं मात्र राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपराध और अपराधियों को लेकर जो एक सुधार का ये जो अमेंडमेंट बिल आया है उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना और उसके ऊपर सवाल डालना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश के लिए। इस तरह की कोई भी चीज जो है, मुझे लगता है
कि एनडीटीवी के दर्शकों को भी अगर कहीं समझ में आ रही होगी ये बात कि हमारे विरोधी मित्र जो है किस चीज पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, किस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक अपराध और अपराधी देश में कम सिर्फ हो, अपराध और अपराध इसमें यह है कि अगर किसी शक पे भी किसी को डिटेन किया जाता है तो उनके भी बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जाएंगे और अगर आप इनकार करते हैं तो सजा का भी प्रावधान है। पर विक्रम सिंह साहब, आप पूर्व डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के, आप बताएंगे कि आपको इन सुधारों से क्या फायदा मिलता है? पुलिस के पावर्स इससे और ज्यादा बढ़ते हैं, पर कैसे इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? नगमा जी, आपने प्रारंभिक संबोधन में ही यह व्यक्त कर दिया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 और आज क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल 2022 में कम से कम 120 साल का फर्क आ गया है और इस फर्क में लगभग 100 साल के फर्क में क्राइम के तौर तरीके और क्रिमिनल्स के तौर तरीके, मोडस ऑपरेंडी बड़ा फर्क आ गया है। कितने ही केस अजय कुमार जी आपको बताएंगे कि लोग अपने हाथों के फिंगरप्रिंट के प्लास्टिक सर्जरी करके बदलवा देते हैं। हमारे आपका जो आधार कार्ड है उसमें भी बायोमेट्रिक पैरामीटर्स हैं और अपराधों के तौर तरीकों में अगर हम डेटाबेस तैयार करते हैं और सीसीटीएनएस के माध्यम से बीपीआरएनडी और एनसीआरबी देश भर में ये डेटा शेयर करता है। अच्छा, ये भी व्यवस्था है, अगर कोई दोष मुक्त होता है तो ये डेटा तुरंत डिलीट भी कर दिया जाएगा। लेकिन हैंड राइटिंग, फोटो, पहले आपने कहा कि प्राविधान था कि फोटो मजिस्ट्रेट के आदेश से हो सकती थी, अब फोटो ही नहीं, हैंड राइटिंग, मेंटल एट्रीब्यूट्स, इन तमाम चीजों का समावेश किया जाएगा जिससे कि जो अंतरराष्ट्रीय क्राइम है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और जो हुलिया बदलने के और उपनाम और एलियसेस लेके चलने वाले हैं, इसका पटाक्षेप हो जाएगा क्योंकि आपके पास जो साक्ष्य होगा वो फेल प्रूफ होगा, फुल प्रूफ होगा। सामान्य नागरिकों को किसी तरह का भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर विक्रम सिंह जी, आपको ये लगता है कि कई दफा गलत पहचान या कई वजहों से गलत लोगों को भी डिटेन कर लिया जाता है बाद में, बल्कि अब तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप जानते होंगे, जहां सालों बाद लोगों को छोड़ा गया उस जुर्म के लिए जो उन्होंने कभी किया नहीं था। तो ऐसे में इसके और ज्यादा गलत इस्तेमाल का जो खतरा है वो भी रहता है। जैसे प्रशांत भूषण कह रहे थे कि कई दफा देखा गया पुलिस का हाई हैंडेडनेस भी, कि खास करके ऐसे माहौल, जब ऐसा माहौल बनता है और राजनीतिक टकराव होते हैं तो बहुत सारे लोगों को जेल अगर भेजा जाता है, ऐसे में ये डर है कि इसका मिसयूज काफी बढ़ेगा। नगमा जी, मिसयूज की इसमें प्रबल संभावना, मैं अपने अनुभव से बता दूं, जो सामान्य प्रिवेंटिव एक्शन है 107, 116, 3 सीआरपीसी, इसमें भी प्राविधान है कि सैंपल लिया जाएगा। सामान्य झगड़ा है, आपकी कार कहीं टकरा गई, मेरी कार कहीं टकरा गई, या मेरा पड़ोसी से झगड़ा हो गया, 107-16 में रिपोर्ट चालानी में भी हमारे सैंपल लिए जा सकते हैं। ये चीज जरा चिंता की बात है क्योंकि सामान्य में सैंपल से इनकार करते हैं तो इसमें 186 आईपीसी में 186 आईपीसी का मैं मुलजिम बन जाता हूं उसी वक्त। तो ये चीज सोचने वाली है, प्रिवेंटिव एक्शन में भी सैंपल लिया जाएगा। मैंने तो कोई क्राइम किया नहीं, कीपिंग सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, नेक चलनी के आधार पर भी सैंपल लिया जाएगा और 7 साल से कम का अगर मैं अपराधी हूं तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन में अगर मैं आरोपी हूं तो मेरा सैंपल ले लिया जाएगा। ये एक विसंगति है। ओके, मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे अजय कुमार जी कि आप लोगों को जब विक्रम सिंह जो कि पुलिस में रहे हैं वो ऐसा बताते हैं, आप खुद पुलिस में रहे, आप ये बताएं कि आपको नहीं लग रहा, आप अग्री करते हैं इस बातों से कि 100-200 साल पुराना जो कानून था उसमें सुधार की जरूरत है, अब चीजें बहुत बदल गई हैं, तो ये आपकी आपत्ति क्या है इस पर? कि नगमा जी, मूल बात यह है कि यदि किसी तरह से आप सजा दोषी हैं, आपको सजा मिलती है, दिया जाता है कोर्ट के माध्यम से, तब आप जो है इनके आप अपना बायोलॉजिकल सैंपल्स अपराधी से लेते हैं तो उसमें उस तरह का ज्यादा आपत्ति नहीं होगी। परंतु आप देख लीजिएगा कि कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन हो, 107 जैसे विक्रम जी ने कहा था, किसी तरह का भी अपराध हो, किसी तरह का पुलिस एक्शन हो, आप एक राजनीतिक जुलूस में जा रहे हो, आपको गिरफ्तार किया गया, तो इस कानून के आधार, इस कानून के तहत आपका बायोलॉजिकल सैंपल लिया जा सकता है। हमारे महेश जी खड़े हैं, अगर आप विपक्ष के सरकार के कोई खिलाफ अगर प्रदर्शन करेंगे और गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपकी सैंपल भी लिया जाएगा। तो अगर उस दृष्टिकोण से आपको आपत्ति नहीं है तो मैं आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि अगर महेश जी, 2 उदाहरण, बीजेपी के हमारे दोस्त हैं, अगर वो जाते हैं कहीं विपक्ष के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने में और वहां की पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं, 1 सेकंड सर मैं कंप्लीट कर लेता हूं, तो उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, उनका रेटिना स्कैन किया जाएगा।
नहीं, ये प्रावधान है कानून में महेश जी, मैं आप से ले रहा है क्योंकि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, किसी तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन सजा के लिए नहीं है, सजा प्राप्त करने के बाद की बात नहीं है, अगर आप अंडर ट्रायल। दूसरी बात है कि इस देश में अगर अंडर ट्रायल की संख्या बहुत ज्यादा है, जब तक आपको जो है कोर्ट जो है दोषी घोषित नहीं करती है, उससे पहले अगर आप सैंपल रहे तो हर तरीके के ह्यूमन राइट्स के वायलेशन जो है, मानवाधिकार के उल्लंघन के अलावा आप देख लीजिएगा कि जितने भी केसेस हुए हैं, आप हाल में के जितने भी कन्विक्शन रेट्स इंडिया में जो सीरियस क्राइम है वो 3 और 4% के बीच में जो है परसेंटेज है। तो अगर आप 96% लोग को जो है जो दोषी नहीं है उनके सैंपल्स आप लेंगे और आप उनके सैंपल शेयर करेंगे, ये केसेस 15 साल चलेंगे, तब तक हर एजेंसी जो है, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं कि आपने एक व्यक्ति को जो है किसी एक और 2 सेकंड आपसे उससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते किसी जो है संगीन अपराध, उसके बाद आपका सैंपल लिया जाता है और सभी सीबीआई, ईडी, डीआरआई सबको जो आप सर्कुलेट करते हैं, 10 साल बाद जो है आप निर्दोष साबित हो जाते हैं। सरकार कह रही कि हम जो है इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, सरकार कह रही कि अगर आप निर्दोष है तो हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो आप जब दोषी है उसके बाद ही तो क्यों सबूत क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर आपको बायोलॉजिकल एविडेंस चाहिए तो आप जब दोषी घोषित होने के बाद क्यों नहीं ले रहे? पहली बात। दूसरी बात, चिंता की विषय क्या है कि ये ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्टिंग, ये खत्म कहां होगा? इस कानून में स्पष्ट रूप से सरकार ने नहीं कहा कि आप कल जो है बोल रहे कि सैंपल हम लेंगे, बोलेंगे हम ब्रेन मैपिंग भी कर सकते हैं आप व्यक्ति के। ये और इस सरकार की जो पुरानी इतिहास रही है, हर एक मानव अधिकार के जो है आपके जो संविधान के तहत हम भारत के नागरिक को दिया गया है, उसको धीरे धीरे उसको संकीर्ण करते जा रहे हैं। जी, मैं इस पर जवाब ले लूं एक बार। आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठाए हैं, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठाए हैं अजय जी, और मैंने यही बात पूछी थी विक्रम सिंह से कि ये जब एक बार दोष साबित होता है वो एक अलग बात है, पर भारत में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो एक तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, दूसरे अंडर ट्रायल्स की। तो महेश जी, क्यों अंडर ट्रायल्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन में जैसे डॉक्टर अजय कुमार ने ये चिंता जाहिर की कि चाहे वो कोई विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले, कोई कहीं जाए, लोगों को डिटेन किया जाता है, इन तमाम लोगों के बायोमेट्रिक सैंपल, ब्रेन मैपिंग, रेटिना टेस्टिंग, ये सब की जरूरत जो है उसका आखिर क्या मकसद है इतने आंकड़े जुटाने का? अगर दोष साबित नहीं होता इसके पहले अंडर ट्रायल्स हो या प्रिवेंटिव डिटेंशन हो, क्या ये हद से ज्यादा इंट्रूजन नहीं है? राइट टू प्राइवेसी जो एक मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं है ये? नहीं नगमा जी, मैं समझता हूं कि अजय जी जो बात कह रहे हैं उस चीज से दिगर वो बात कह रहे हैं जिस चीज को खुद 2009 में मुसाहारी आयोग को लेकर 2000 करोड़ रुपया इनकी सरकार ने आवंटित किया, और ये काम 2004 से इस देश में जो है ये काम किया जा रहा है। सीसीटीएनएस जो है ये खुद आईपीएस अफसर रहे हैं। और ये एक मिनट महेश जी, मैं आप मेरे सवाल का जवाब दे। मैं आपसे पूछ रही थी कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है कि नहीं? अजय जी की सरकार ने क्या क्या नहीं किया, पर जो अंडर ट्रायल्स हैं, प्रिवेंटिव, मैं आपको समय दे रही हूँ, और 162 को आपने सरकार ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि उसमें वो सुधार करेगी। मुसाहारी के 49 जो रिकमेंडेशन उसको एक्सेप्ट करके 2005 में जब तब की यूपीए सरकार ने कहा कि हम इस पे आगे बढ़ेंगे, उस पे करोड़ों रुपया खर्चा किया जा रहा है, और आज अजय बाबू कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता के नाते कि हमारा तो इसमें तो मौलिक अधिकार का, तब मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ। ये कैसा चेहरा है? कैसा अजय, उस सरकार में मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हुआ है तो मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ कि अभी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है या नहीं है ये? और एक मुझे उस आदमी से ये सुनने को मिल रहा है जो खुद आईपीएस अफसर रह चुका है। ठीक है, आपने अजय जी की बात का जवाब दे दिया। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ आप उस सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। उदय आदित्य बैनर्जी, मैं आपसे पूछ लूं फिर इस बात को कि क्या आपको भी लगता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन है ये? आपको लगता है कि टू मच इंट्रूजन है? इसके क्या बड़े समस्याएं इसमें आपको क्या दिखती हैं? अंडर ट्रायल्स की बात उठाई थी अजय कुमार ने और प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात उठाई थी जो एक खतरा है, आपको क्या लगता है? देखिए, 2-3 चीजें हैं जो इस लॉ के साथ प्रॉब्लमैटिक है। पहली बात, ये एक 1920 का लेजिस्लेशन को रिप्लेस कर रहे हैं। वो एक कॉलोनियल लेजिस्लेशन था। हम अगर एक कॉलोनियल लेजिस्लेशन को और इम्प्रूव करके और टफन करके एक लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप में उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट इटसेल्फ एक प्रॉब्लमैटिक इशू है। बट उसको असाइड करते हुए इवन अंडर वो 1920 एक्ट के अंदर भी
प्रिवेंटिव डिटेंशन कवर्ड नहीं था। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक नया चीज है जो इस एक्ट के अंदर आया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के साथ प्रॉब्लम हम लोग जानते हैं, उसका इंपॉर्टेंस भी है, बट उसका मिसयूज भी बहुत हद तक हो सकता है। आप कह रहे हैं कि जो कॉलोनियल कानून था उसको हम रिप्लेस भी कर रहे हैं अगर आज के एक लिबरल डेमोक्रेसी में, तो ये और ज्यादा सख्त बना के या और इसको रिग्रेसिव हो रहा है ये? अगर ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली इट्स अ स्टेप बैकवर्ड्स देन अ स्टेप फॉरवर्ड। एक कॉलोनियल स्टैट्यूट को और स्ट्रिंजेंट कर रहे हैं। उनका जो स्टेटमेंट भी है पार्लियामेंट में 1920 का एक्ट को हमें इंप्रूव करना है, हमें पुलिस को और पावर देना है। तो अगर एक कॉलोनियल स्टैट्यूट को और पावरफुल कर रहे, मतलब प्रॉब्लम वहीं पे शुरू हो जाती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एक आपने ऑलरेडी बताई है, यहां पे जो डेटा और रिकॉर्ड लिया जा रहा है, कन्विक्टेड हो या नॉट कन्विक्टेड हो, उसको 75 साल तक उस डेटा को रखा जाएगा। अगर कन्विक्टेड पर्सन है, उसने 14 साल का टेन्योर अपना टर्म काट लिया, उसके बाद वो रिलीज हो गया, उसके बाद अगर वो नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहता है तब भी 75 साल तक उसका रिकॉर्ड रहेगा। क्योंकि देखिए, राइट टू प्रिवेसी का 3 एस्पेक्ट है। जो राइट टू प्रिवेसी का 2017 का जजमेंट है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, पहला है एक लॉ होना चाहिए, ठीक है लॉ है। दूसरा है एक लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट होना चाहिए, चलिए मान लेते हैं लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट है, पुलिस को पावर देना जरूरी है। बट एक तीसरा एलिमेंट है प्रोपोर्शनैलिटी। आप एक डिस्प्रोपोर्शनेट लॉ नहीं बना सकते कि आप किसी भी आदमी का बायोमेट्रिक जैसा प्राइवेट पर्सनल डेटा, बायोमेट्रिक से ज्यादा पर्सनल डेटा कुछ हो नहीं सकता है। वही आधार जजमेंट में तो विक्रम सिंह जी ने आधार कार्ड का हवाला दिया था कि उस पे भी बायोमेट्रिक डेटा, तो उसका जवाब एक है, जब आधार एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुआ था, आधार एक्ट के अंदर एक सेक्शन था, सेक्शन 33, जिसके अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए आधार UIDAI को मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो सकता था बायोमेट्रिक रिलीज करने के लिए। वो प्रोविजन को रीड डाउन किया गया है उस जजमेंट में। बायोमेट्रिक कोई खेलने वाली चीज नहीं है कि कोई भी इधर उधर लेके बहुत ही पर्सनल डेटा है वो। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास पावर देता ही है, बट एक सिटीजनरी को एक बैलेंस भी तो देना चाहिए। 75 साल तक आप डेटा रख लेंगे तो फिर और क्या बचा क्या है एक आदमी का लाइफ टाइम के लिए। एक बार कन्विक्ट हो गया, जिंदगी भर के लिए उसका बायोमेट्रिक गवर्नमेंट के पास रह गया, भले ही उसके बाद वो महात्मा गांधी क्यों ना निकल पड़े। महात्मा गांधी भी तो कन्विक्ट हुए थे। बताइए महेश जी, जवाब दीजिए कि जो कॉलोनियल कानून अंग्रेजों को वक्त का था, उसको अगर सुधार उस पे करने की जरूरत थी, पर अगर जैसा कह रहे हैं उदय आदित्य बैनर्जी जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, मानवाधिकारों की दृष्टि से देखें तो ये और पीछे जाती है चीज और पिछड़ रहे हैं हम। पता नहीं इनको, ये जितने आयोग है, मलमत आयोग है, उससे पहले पद्मनैया आयोग है, उसके बाद मुशाहारी आयोग है, जो पुलिस रिफॉर्मेशन है उसको इन्होंने अलग एक तरफ करके इन्होंने अपनी चीजों को थोप दिया। उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। दंड प्रक्रिया जो है, अगर एक अभियुक्त आज भी अरेस्ट होता है नकबाजी, तो उसके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, उसके सब शादी कटकाठी और सारी चीजों को जो है अंग्रेजों के जमाने से नहीं, ये शेर शाह सूरी के जमाने से ये चला आ रहा है। और उस चीज को अगर उसमें बदलाव तकनीकी युग में अगर रह रहे हो आप और उसको प्रिजर्व किया जाता है और केस प्रॉपर्टी होती है, MM के आगे उसको सबमिट करना होता है, ये जरूरी है। अगर इसको कंसील करके और इसका प्रिजर्वेशन करना, प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन नहीं था जो कि इसमें जोड़ दिया गया है। और क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन को भी तो जोड़ दिया आप लोगों ने, जिनको आप किसी भी तरह के किसी भी मैं कह रहा हूँ किसी भी तरह की अरेस्टिंग पे आप अरेस्ट, आज मैं कह रहा हूँ कि आप 100 जगह यही काम करते रहो। अजय जी चले गए ना बोल के कि हम 100 जगह यही दंगा फसाद करते रहे, और उस दंगे फसाद के बावजूद भी हमारे पास कुछ, हम वही लोग हैं जो यहाँ भी दंगा कर रहे हैं, वहाँ भी दंगा कर रहे हैं। नहीं, अगर इस तरह की चीजें हैं, अजय जी चले नहीं गए हैं यहाँ पर। अजय कुमार आपको कहिए, चलिए एक मिनट बताइए, दंड प्रक्रिया संहिता में सुधार आप सुना। नकबा जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बता दीजिए, यही काम 2005 से इस देश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस पे करोड़ों रुपए खर्चा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? ये कह दे कि नहीं। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लीजिए। ठीक है, अब बताइए पहले आप अजय कुमार और उसके बाद मैं आदित्य बैनर्जी के पास जाऊंगी। देखिए, पहला सवाल ये महेश जी से है कि यदि वो गिरफ्तार होते एक धरना प्रदर्शन के बाद, पुलिस जो है विपक्षी सरकार के पुलिस पदाधिकारी उनको पकड़ के लेकर उनका जो खून का सैंपल और रेटिना का सैंपल लेने को तैयार है, एक राजनीतिक एक पॉलिटिशियन के नाते अगर वो तैयार है, पहली बात ये, अगर वो तैयार है तो वहां से बात शुरू कर लेता है। मैं तो तैयार नहीं कि अगर हम कोई धरना बीजेपी
अगर मान लीजिए पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आपने हमको पकड़ करके ले गए थाने और मेरा ब्लड सैंपल ले लिया, रेटिना का स्कैन कर लिया, क्योंकि ये कानून में ये है, ये कानून में ये है कि 1 साल से नीचे भी जो भी होगा ये कानून में है। तो पहली बात है कि अगर महेश जी उसको स्वीकार कर रहे हैं तो ये विचित्र स्थिति है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल आदमी, क्योंकि हमारी जिंदगी अगर रोड पर हम चले जाते हैं धरना प्रदर्शन में, तो आप हमारे ब्लड भी ले लोगे, रेटिना भी ले लोगे, कुछ भी कर दोगे, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर गंभीर अपराध क्या होता है, पुलिस ऑफिसर के नाते और पूर्व आईपीएस पदाधिकारी के नाते मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए टेररिस्ट ऑफेंसेस हैं, सीरियस ऑफेंसेस है, उसको डिफाइन करने के लिए भी मान लीजिएगा कि सरकार अगर डिस्कशन करती, सीरियस डिफेंस जो नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होता जी। इन्होंने तो पूरे इस देश के जनता को अपराधी बना दिया। एक सेकंड महेश सर, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, तो इसलिए 2 सेकंड सर। यदि गंभीर अपराध की बात होती, टेररिस्ट, नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित मामले होते हैं, तभी भी जो है ना उस पर डिस्कशन होना उस पर उचित होता है, और उस पर क्या प्रक्रिया होगी उस पर हम लोग चर्चा कर सकते थे। इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक दल जो है नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन खतरा क्या है? खतरा क्या है कि इस देश के गरीब जनता को, देखिए आप छोटी सी उदाहरण में देना चाहूंगा, आपने कोई जो है छोटे, मान लीजिएगा कि आप एक प्रदर्शन में गए, आपका ब्लड सैंपल लिया गया, अब ईडी सीबीआई सबको जो है सैंपल का कॉपी हो जाएगा जब तक आप दोषी नहीं होंगे। आपको यही डर है कि अभी चूंकि आप लोग विपक्ष में, अगर आप किसी भी धरना प्रदर्शन में गए तो आपको डिटेन किया गया तो ब्लड सैंपल लिया जाएगा, ईडी सीबीआई सब आपके पीछे वापस जोर शोर से लग जाएंगे। ये खतरा है क्योंकि इसमें सिर्फ गंभीर अपराधी की बात नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स हो, आम लोग हो, किन्हीं को भी डिटेन किया जाता है अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन। माफ कीजिएगा, ये इतना समय है मेरे पास, पर जो अजय जी का खतरा जो वो बता रहे हैं, तो एक खतरा उसमें ये सामने आ रहा है कि इसमें दायरा बहुत बड़ा है उन तमाम लोगों का कि किसी भी को भी डिटेन कर किया जाता है तो, और वो इस तरह के टेस्ट, इस तरह के सैंपल देने से इनकार भी नहीं कर सकता, उसमें भी सजा का प्रावधान है। चर्चा इसके ऊपर आगे होगी, विपक्ष ने इसके ऊपर आपत्ति जताई है, देखेंगे कि इससे क्या होता है। पर शुक्रिया आप लोगों का इस बहस में शामिल होने के लिए प्राइम टाइम में। सुपरटेक के बाद अब दिल्ली एनसीआर का एक और बिल्डर दिवालिया होने की कगार पे है। लॉजिक्स डेवलपर्स नाम के इस बिल्डर पर नोएडा विकास प्राधिकरण का 200 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। इसके चलते 2000 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों के अरबों रुपए फंस गए हैं। रवीश रंजन शुक्ल की यह रिपोर्ट। नोएडा के ब्लॉसम जस्ट में रहने वाली तृप्ति बीते 1 साल से बिना बिजली और पानी के कनेक्शन के रह रही हैं। 45 लाख रुपए का पूरा भुगतान करने के बावजूद बड़ी मुश्किल से उनको फ्लैट तो मिला, लेकिन ना तो इसकी रजिस्ट्री हुई और ना ही कोई सुविधाएं मिल रही हैं। जब मेरी शादी हुई थी 2012 में, तब से लेके मेरे 2 बच्चे भी हो गए, तब भी एट प्रेजेंट भी इन्होंने कुछ भी अभी मेरे हाथ में नहीं दिया। तब जाके बहुत मुश्किल से पिछले साल जून में इन्होंने दिया है। एंड यहाँ पे पंगा ये है कि हर एक चीज़ का इन्होंने पैसे ले लिए। तृप्ति फिर भी खुशकिस्मत हैं कि उनको फ्लैट मिल गया, लेकिन अभी इसी प्रोजेक्ट में 2000 से ज्यादा फ्लैट्स खरीदारों को पूरा पैसा देने के बावजूद कुछ नहीं मिला है। कई सालों से अधूरे पड़े टावर्स में काम भी नहीं चल रहा है। अब वो खरीदार रेरा से लेकर कोर्ट तक के चक्कर लगा रहे हैं। 2011 का वो मनहूस साल था जब बच्चों का और अपना पेट काट करके दुनिया भर का पैसा बचा के कहाँ से लोन लेके जस्ट में फ्लैट बुक कराया इन सपनों के साथ कि अपनों को घर मिलेगा और 2-4 साल में घर चले जाएंगे और अपना एक आशियाना होगा जहाँ आराम से रहेंगे। लेकिन समय बीतता गया, इंस्टॉलमेंट देते गए, बैंकों को ब्याज देते गए। जो फ्लैट मिलना था उसका कुछ पता ही नहीं है कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है। आखिर का इंतज़ार करते करते 7 साल का इंतज़ार किया। 2018 मैंने रेरा में केस फाइल कर दिया। अब रेरा में साल भर केस चला। रेरा ने बड़ा हास्यास्पद जजमेंट दे दिया मुझे। घर मिल नहीं रहा है, EMI बैंक को दिए चले जा रहे हैं, ब्याज बैंक को दिए चला रहे हैं और घर का अता पता नहीं है। लॉजिक्स डेवलपर पर नोएडा विकास प्राधिकरण का 291 करोड़ रुपए बकाया है और रेरा में करीब 200 केस भी लोगों ने कर रखे हैं। इन सब मामलों पर कंपनी का पक्ष लेने हम लॉजिक्स बिल्डर्स के दफ्तर पहुंचे। हम लोग लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स के पास में आए हुए थे उनका आधिकारिक बयान लेने के लिए, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया और एक ये कोर्ट के ऑर्डर की उन्होंने कॉपी हमें दी
और ये कहा कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसको वो मानेंगे। दिल्ली एनसीआर में दर्जनों ऐसे बड़े बिल्डर्स हैं जिनके पास हजारों खरीदारों के करोड़ों रुपए फंसे हैं। अब एक के बाद एक बिल्डर्स के दिवालिया घोषित होने से फ्लैट्स खरीदारों के बीच डर का माहौल है। दिल्ली एनसीआर के सैकड़ों अधूरे पड़े इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हजारों परिवारों के सपने दफन हो चुके हैं। इसी के चलते आज की तारीख में इन्हें घोस्ट टाउन कहा जाता है। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि जिस शख्स ने अपने जिंदगी भर की जमा पूंजी इस तरह के अधूरे प्रोजेक्ट्स में लगाई होगी, वो इनको देखकर क्या सोचते होंगे। ग्रेटर नोएडा से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।